अपने एक भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दिस एन एक्सकर्शन। तो उसने कहा कि भाई एक्सकर्शन हम तुमको बताते हैं कि एक्सकर्शन क्या होता है। हम्म। जहां तक जान माल का नुकसान है वो तो ईरान में हो ही रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो तो होना ही है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी जो डिक्लाइनिंग पावर है उसके पास ये तो कैपेसिटी है ही कि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कत्लो गारत कर सकता है, खूनी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिवली अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है। वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है और वो डेस्परेशन भी यहाँ पे साफ ये नजर जो आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट का मतलब ही होता है कि जहां पे दो प्रोट्रूडिंग लैंड मास, यानी जमीन जो है प्रोट्रूड करता रहे समंदर में, और वो पतला सा, यानी समंदर वहां पे पतला हो जाए, यानी डमरू की, जैसे डमरू की शक्ल होती है वैसा हो जाए, इसीलिए हिंदी में उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अब वो जो अगर आप देख रहे हैं वो 30-35 किलोमीटर का मैक्सिमम है डिस्टेंस, और उसके दरमियान से शिप्स जो हैं वो निकलती हैं, वहां से वो बाहर आती हैं। शिप्स ऐसा नहीं है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकल सकती है, क्योंकि शिप ऐसा नहीं है कि जो शिप का भार होता है उसके कारण वो नीचे की तरफ गिरती है, यानी उसमें ड्राफ्ट होता है। वो जो ड्राफ्ट है वो बीच से ही निकल सकती है, तो सडनली वो 33 किलोमीटर में आप पता चला कि आप ईरानी कोस्ट से 20 किलोमीटर पे ही निकल सकते हैं, उससे ज्यादा लेफ्ट आप नहीं जा सकते। तो जो भी वेस्ट में आपको औरतों को राइट्स मिली हुई हैं वो राइट्स यहाँ भी है, चाहे वो अबॉर्शन की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो। मैं कई बार पहले भी ये कह चुका हूँ कि ईरान में फीमेल का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है पढ़ाई लिखाई में कि वहाँ मर्दों को रिजर्वेशन देना पड़ा, क्योंकि मर्दों की संख्या जो है वो यूनिवर्सिटीज में कम हो गई, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे खवातीन के साथ। दूसरा, ये बार बार मैं कहता हूँ कि इनका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत हाई है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। मशरिक़ी वस्ती में जंग जारी है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई ने आलमी सियासत को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस जंग के असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तवील कशमकश में अमेरिका और इसराइल वाकई किसी मुश्किल या मुमकिन शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ वक्ती तासुर है। इसी तनाजुर में ईरान की दाखिली सियासत भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ख़ास तौर पर मुश्तबा हुसैनी खामनाई के मुमकिन तौर पर सुप्रीम लीडर बनने की बहस, साथ ही आपनाए हुर्मुस की अहमियत भी आलमी मीशत और तवानाई की सियासत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ईरान के अंदरूनी हालात, ख्वातीन के हकूक़ के हवाले से उठने वाली आवाज़ें और महसा अमीनी के वाक़े के बाद होने वाले एहतजाजात भी आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। मज़ीद ये कि सख्त माशी पाबंदियों के बावजूद ईरान की मीशत किस तरह खुद को संभाले हुए है, ये भी एक अहम सवाल है। आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जिनसे गुफ्तगू करेंगे वो हैं हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही। सौरभ साहब, मशरिक़ी वस्ती का जंग में क्या अमेरिका और इसराइल हार की तरफ गामजन है? जंग के हर पहलू पर तफसील से रोशनी डालें। देखें, बैटल, एक जो वॉर होती है उसके कई एलिमेंट्स हैं, उसमें बैटल होता है, उसमें टैक्टिकल बैटल्स होते हैं, उसमें ऑपरेशनल चीजें होती हैं, और एक स्ट्रेटेजिक एक आउटलुक होता है। जहां तक स्ट्रेटेजिक आउटलुक का सवाल है तो अमेरिका का डिक्लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अ, वक्ती तौर पे ये हो सकता है कि वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके, ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन कर रहा है, या लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिक जो पावर होती है, जो वर्ल्ड पावर होता है, उसके जो हार्ड पावर की दो कैपेबिलिटी है। एक तो कि क्या वो हार्ड पावर से पॉजिटिवली अपने गोल को मुतासिर कर सकता है, यानी अपना गोल जो उसका है वो अचीव कर सकता है उस हार्ड पावर से या नहीं। सेकंड, कि क्या वो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो जब जवाल शुरू होता है किसी भी इंटरनेशनल जो इस तरह के वर्ल्ड पावर का, तो उसमें ये देखा जाता है कि वक्ती तौर पे वो निगेटिवली तो इम्पैक्ट कर सकता है, यानी वो आपको यानी खत्लो गारत तो कर सकता है, खूरेजी कर सकता है, लेकिन क्या वो अपने पावर से अपने गोल को अचीव कर पा रहा है, वो नहीं होता है। यानी पहले हार्ड पावर में पॉजिटिव इंपैक्ट का डिक्लाइन होता है, फिर निगेटिव इंपैक्ट का डिक्लाइन। अमेरिका उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां वो अपने हार्ड पावर से अपने स्ट्रेटेजिक गोल को अब अचीव नहीं कर पा रहा।
यानी अब आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन से जो बयान थे उसमें देखे, पहले दिन उसने हमला किया और सोचा कि ईरान जो है वो आ जाएगा, टेबल पे बात करने के आ जाएगा, वो आया नहीं। फिर उसने कहा कि हम तख्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि हम इंटरनल रेबेलियन करा देंगे, इंटरनल रेबेलियन नहीं हुआ। फिर उसने कोशिश की कि कुर्दों के साथ किसी तरह हाथ मिला के हमला करवा दे, कुर्दों के साथ हमला जो है वो नहीं हो पाया। यानी तमाम जो उसके गोल्स हैं वो उसमें से कोई भी अचीव नहीं। फिर उसने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को निस्ताबूद कर देंगे, पहले भी पिछले साल भी बोल चुका था कि हम निस्ताबूद कर चुके हैं, फिर भी कह रहा है कि यानी इसका मतलब निस्ताबूद नहीं हुआ। फिर तो यानी वो तमाम, आप अगर गोल पोस्ट देखें तो हर दिन शिफ्ट होती हुई आपको नजर आ रही है, और उससे ये पता चलता है कि आप स्ट्रेटेजिकली, आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो आपके अचीव नहीं हो रहे। क्या अचीव हुआ है? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। आपने 20,000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें सिविलियन बिल्डिंग्स है मोस्टली, उसको डिस्ट्रॉय किया। आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो वहां के जो हैं उन पे आप हमले कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहे। दरमियान में आप चाइना के थ्रू सीज फायर का मैसेज भिजवा रहे हैं, रशिया के थ्रू सीज फायर का मैसेज भिजवा रहे हैं, टर्की के थ्रू सीज फायर का मैसेज भिजवा रहे हैं, मिस्र के थ्रू सीज फायर का मैसेज भिजवा रहे हैं। यानी तमाम जो ममालिक हैं उनके थ्रू आप सीज फायर करने की का मैसेज भिजवा रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईरान। कह रहा है कि सीज फायर ऐसा हम तुमको नहीं होने देंगे कि सीज फायर होगी फिर तुम उन महीनों के दरमियान में जो महीने हैं उसमें तुम तैयारी करो और फिर नया राउंड है। हम तुमको इतने तुम्हारे ऊपर हमले करेंगे कि तुम परमानेंटली डिटर हो जाओ, यानी तुमको ये लगे कि ये भाई ये जो मिस एडवेंचर है ये दोबारा करने के लिए। क्योंकि अपने एक भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दिस इज एन एक्सकर्शन। तो उसने कहा कि भाई एक्सकर्शन हम तुमको बताते हैं कि एक्सकर्शन क्या होता है। हम्म। जहां तक जान माल का नुकसान है वो तो ईरान में हो ही रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो तो होना ही है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी जो डिक्लाइनिंग पावर है उसके पास ये तो कैपेसिटी है ही कि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कत्लोगारत कर सकता है, खुरेजी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिवली अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है। वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है और वो डेस्परेशन भी यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। जहां तक स्ट्रेटेजिक गोल का सवाल है, तो इस खित्ते के 17 बड़े बेसेस जो हैं अमेरिका के, उसको या तो पार्शियली या कंप्लीटली नेस्तनाबूद किया गया है। एयरक्राफ्ट हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बैरक्स, जो सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस बैटरीज, उनके एडवांस रडार्स, ये सब पे लगातार निशाना बनाया जा रहा है, टू द पॉइंट वेयर कि अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी अब ये कह रही है कि हम 14 दिनों तक इमेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको डर है कि वो इमेज निकलेगी तो ये जो पूरा जो हर दिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वॉर खत्म हो गया, विक्ट्री मिल गई है, वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। बट हम्म। थैंकफुली चूंकि उसके ऊपर सिर्फ वेस्टर्न सैटेलाइट्स नहीं है, आज के दिन में उसके ऊपर में चाइनीज सैटेलाइट भी हैं, तो चाइनीज सैटेलाइट जो है वो इमेजेस निकाल। अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक डिक्लाइन इस बात से भी है कि इस वॉर में जितनी इंफॉर्मेशन चीन के सैटेलाइट्स ने इकट्ठा की है, वो आइंदा जब भी अमेरिका के साथ जंग होगी तो उसमें उसका इस्तेमाल करेगा। वो सारी चीज दिन लाइव देख रहा है, कितनी देर में तुम्हारा प्लेन तेल भर रहा है, कितनी देर में प्लेन वापस जा रहा है, कितनी देर में तुम एम्यूनिशन उस पर लाद पा रहे हो, तुम्हारा वो जो है क्या जहाजी बेड़ा है वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये तमाम उनके पास जो, जिसको कह सकते हैं ना कि एक इंसाइक्लोपीडिया जमा हो रहा है इंफॉर्मेशन का, जिसको कि वो अमेरिका के खिलाफ यूज करने वाले हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि इतने बड़े सुपर पावर का और जिसके रीजनल अलाई उसका साथ दे रहे हैं, जिसमें इसराइल शामिल है, उसके बाद भी वो ईरान को, ना तो ईरान को वो रोक पा रहा है रॉकेट हमले से, जैसा अभी हम जब ये दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी हमले हुए हैं, लगातार जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर हमले हुए हैं। आज अमेरिका का एक तेल भरने वाला प्लेन जो है वो भी मार के गिरा दिया गया है, सुबह सुबह दूसरे प्लेन पे भी मारा गया है वो, लेकिन किसी तरह लैंड कर गई है पर वो भी डैमेज है। ये आपको याद नहीं होगा कि पिछले 50 सालों में किसी ने अचीव किया है, किसी भी देश ने बिल्कुल। अमेरिका के खिलाफ में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है उसको डिसाइड करती है और ये बताती है कि ये ट्रू एंड प्रॉपर डिक्लाइन जो है वो अमेरिका का शुरू हो गया है। क्या मुश्तबा हुसैनी खामनाई का रहबर मौज़म यानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब अमेरिका और इसराइल के लिए एक चैलेंज है? देखिए, पहले अव्वल तो ये है कि अमेरिका ने मुस्तफा खामनी के लिए राह आसान। मैं अभी जब ईरान गया हुआ था तो जिन लोगों से बात हो रही थी, जो वहाँ के मेन लोग हैं, और उसके जो 5-6 लोगों की लिस्ट बताई गई, उसमें मुस्तफा खामनी का कोई नामो निशान। वो जो लोग जिनका नंबर ऊपर था उसमें ये थे।
जैसे ही अमेरिका ने ये कहा कि मुस्तफा खामनी को हम नहीं बनने देंगे, वैसे ही उनके सितारे जो है वो बुलंद हो गए, क्योंकि सडनली ईरान में जो लोगों हैं उसको लगा अच्छा अमेरिका नहीं बनने देना चाहता है, यानी इसको बनाना चाहिए, क्योंकि वो सॉवरेनिटी पे हमला मान रहे हैं। कि तुम हम्म। वेनेजुएला समझ लिए हो कि तुम डेल्से रोड्रिगेज को डिसाइड करोगे कि वो बनेगी और तुम वहां से देखोगे। अब तो वो एक्चुअल में यही स्ट्रेटेजिक फेलियर दिखाता है कि आप जो जो चीज कहते जा रहे हैं उसके उलट होता जा रहा है। पहले आपने कहा कि हम उसको नहीं बनने देंगे, फिर आपने कहा कि नहीं चुनने में हमारा हाथ होना चाहिए, सारा चीज को नकार के उसको बना दिया गया। अब आप जो है ये कह नहीं पा रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं कि नहीं रेजिम चेंज हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद है मिसाइल को डिग्रेड करना, तो मिसाइल का डेली हमला हो रहा है। यानी जैसा मैंने कहा हर दिन गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। मुस्तफा खामनी जो है उसका चुनाव अभी आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूटी के लिए। जाहिर है कि एक आदमी ने अपना बाप, बहन, वाइफ, बच्चा, इनफैक्ट बहन का यानी बहनोई, ये तमाम लोग जो हैं उनको उनकी शहादत देखी है, तो जाहिर है कि अ, उनका जो स्टेक है वो बढ़ जाता है। अव्वल तो दूसरा ये कि वो जो कोई आपको लगे कि भाई कोई प्रो अमेरिकन या हल्का सा प्रो वेस्टर्न एलिमेंट यहाँ बनने वाला होता, जो कि ये कहता कि चलो भाई ये परमानेंट एनिमिटी जो है वेस्ट के साथ हम खत्म करें, वो चीज यहाँ पे खत्म हो गई है। कल का भाषण आपने सुना, जो उसमें जो भी बयान आए थे वो सारे उससे ये लग रहा है कि कोई भी किसी किस्म का वो एक ढिलाई जो है वो बरतने की कहीं कोई गुंजाइश जो है वो नहीं दिख रही है। और वो जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न्स अमेरिका के रहे वो वैसे ही अभी भी बने रहेंगे। लार्ज स्केल जो अटैक्स हैं वो अभी भी होते रहेंगे, जब तक कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डील जैसी कोई चीज, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उस रीजन में ना जमा हो जाए। ये अभी लड़ाई जो फिलहाल वो चलती हुई दिख रही है। हालांकि ये भी बात सही है कि पीछे कुछ निगोशिएशंस वगैरह जो है वो थर्ड कंट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा विटकॉफ बार बार फोन कर रहा है तो उसका फोन उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से किसी को भरोसा नहीं है। आपने दो बार भरोसा तोड़ा ना, कि दो बार आप डिप्लोमेसी के दरमियान में आपने हमला किया, तो कौन आपकी बात मानेगा, आपकी क्या इज्जत रहे। हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए आप ये बताएं कि आबनाए हुर्मुज आखिर है क्या, जिसको ईरान ने इस जंग में अपने लिए तुर्क का इक्का समझ रखा है। देखें, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट का मतलब ही होता है कि जहां पे दो प्रोट्रूडिंग लैंड मास, यानी जमीन जो है प्रोट्रूड करता रहे समंदर में, और वो पतला सा, यानी समंदर वहां पे पतला हो जाए, यानी डमरू की, जैसे डमरू की शक्ल होती है वैसा हो जाए, इसीलिए हिंदी में उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अब वो जो अगर आप देख रहे हैं वो 30-35 किलोमीटर का मैक्सिमम है डिस्टेंस, और उसके दरमियान से शिप्स जो हैं वो निकलती हैं, वहां से वो बाहर आती हैं। शिप्स ऐसा नहीं है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकल सकती है, क्योंकि शिप ऐसा नहीं है कि जो शिप का भार होता है उसके कारण वो नीचे की तरफ गिरती है, यानी उसमें ड्राफ्ट होता है। वो जो ड्राफ्ट है वो बीच से ही निकल सकती है, तो सडनली वो 33 किलोमीटर में आप पता चला कि आप ईरानी कोस्ट से 20 किलोमीटर पे ही निकल सकते हैं, उससे ज्यादा लेफ्ट आप नहीं जा सकते। तो फिर वहां से मिसाइल बोट है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब चीज से आप पे हमला किया जा सकता है। और आपकी जो आजकल हीट सीकिंग मिसाइल्स आती है तो उससे उसको रोका जा सकता है। तो ये ट्रेड जो वहां से 20% दुनिया का ऑयल निकलता है, या जो वहां से गैस निकलती है, उस पे लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है, और उन शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है जो वहां से निकलते हैं। आइडिया ये है कि ईरान का ये कहना है कि अगर कॉस्ट वॉर का, ईरान पे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है वॉर का, लगातार आप देख रहे हैं बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम वो कॉस्ट दूसरे पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी तुम, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे बेसिस बना दो अमेरिका का और तुमको कोई कॉस्ट देना ना पड़े, तो तुमको भी वो कॉस्ट देना पड़ेगा। और मिसाइल से इसराइल पे तो लगातार हमले कर ही रहा है, उसके यहाँ तो डिस्ट्रक्शन वो भी कर ही रहा है। और अमेरिका का बेसिस तो मैंने बताया कि खुद अमेरिका पेंटागन ने कल ये कहा है कि $11 बिलियन का हमारा अभी तक खर्चा हुआ है। नुकसान की भी वो बात नहीं कर रहे हैं, नुकसान अगर आप देखेंगे तो इतना कम से कम $5-6 बिलियन का और हुआ है। एक मिसाइल जिसको मार के एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको कतर में मारा इन्होंने अलुदैद बेस पे अमेरिका के, उसी की कीमत $1.2 बिलियन। हम्म। तो ये भी यानी वो कॉस्ट सबके लिए बढ़ाया जा रहा है। जाहिर अमेरिका के लिए वो कॉस्ट उतना नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, वो कितना भी डॉलर प्रिंट कर सकता है। लेकिन यही सब चीजें जो है मिलके आपका डिक्लाइन दिखाती है कि आपका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है वो सर्व नहीं हो रहा है, और आपके पैसे फूकते जा रहे हैं।
That is what shows that you are a country in decline. मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ईरान में ख्वातीन की हालत बहुत ख़राब है? क्यों वहाँ महसा अमीनी जैसी ख्वातीन के नाम पर एहतजाज होता नजर आता है? आप क्योंकि कई मरतबा ईरान जा चुके हैं, इसलिए आप इस पर ज़्यादा और अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन सर इसमें क्या है ना, बड़ा मसला ये है कि ये सब चीजें ना रिलेटिव टर्म में है कि ईरान में जो औरतों के हुकूक हैं वो कहाँ के मुकाबले कम है। वेस्ट के कोई भी कंट्री में अगर हम्म, आप इस बात को छोड़ दें कि भाई आप फॉर्न में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली फैन अकाउंट बना सकते हैं, तो जो भी वेस्ट में आपको औरतों को राइट्स मिली हुई हैं वो राइट्स यहाँ भी है, चाहे वो अबॉर्शन की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो। मैं कई बार पहले भी ये कह चुका हूँ कि ईरान में फीमेल का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है पढ़ाई लिखाई में कि वहाँ मर्दों को रिजर्वेशन देना पड़ा, क्योंकि मर्दों की संख्या जो है वो यूनिवर्सिटीज में कम हो गई, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे खवातीन के साथ। दूसरा, ये बार बार मैं कहता हूँ कि इनका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत हाई है। भारत से जब आप तुलना करते हैं तो हम तो कहीं हैं ही नहीं उसके पास। मतलब भारत में कोई लिबरल ये कहता है कि ईरान में हुकूक जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है औरतों की, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम तो उसके कहीं मुकाबले नहीं है, ना तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में, ना तो एजुकेशन में, ना तो स्टेम की पढ़ाई में, ना तो क्वालिटी ऑफ पढ़ाई में, ना तो जो सोशल हमारा जो जो हमारे मुआशरे में जो औरतों का जो हाल है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई जमीन आसमान का फर्क है वहां। डॉरी डेथ जैसी चीज या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब का आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो मतलब कहीं हम लोगों से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है ना कि एहसास कमतरी में चूंकि हम लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि चूंकि एक मुस्लिम ममालिक है तो उसके बारे में चूंकि वो हमसे यानी जीडीपी में बेहतर है, हमसे ज्यादा अच्छे से रह रहा है, कोई गुर्बत उस तरह की नहीं है जिस तरह की एब्जेक्ट पॉवर्टी हमारे यहाँ है। ये सब जब 47 साल से तमाम सैंक्शंस लगे, तो फिर आपको एहसास कमतरी जो है उसको ऊपर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये बार बार ये कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी एक भारत के बहुत फेमस मैगजीन की एक खातून जो है, रिपोर्टर जो है, वो ईरान गई थी इंटरव्यू करने के लिए वहां के फॉरेन मिनिस्टर का। और जब इंटरव्यू करके वो बाजार में निकली तो इतनी भौचक्की रह गई कि उनको वीडियो बनानी पड़ी कि ये सब क्या है, हमको तो कुछ और बताया गया था। अब ये आपको भारत के जर्नलिस्ट के कैलिबर के बारे में भी बताता है कि एक फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट जो इतने सालों से फॉरेन अफेयर्स कवर कर रहा है, उसको भी अगर चीजें नहीं पता है तो आम जनता जो है वो तो मतलब उससे क्या ही उम्मीद रखी जाए। तो मैं, मेरा कम से कम दर्जन भर से ऊपर, ये मेरा 13वां ट्रिप था जब मैं इस बार गया था, मैंने कम से कम वहां पे 8 इलेक्शन कवर किए हैं, उसके अलावा भी तमाम चीजें मैंने कवर। मैं आपको बता दूं वहां जो महिलाओं के हुकूक हैं, और हुकूक का मतलब ये नहीं है कि भारत में भी जो वो सॉफ्ट फॉर्म जो आजकल मोबाइल पे बना के लड़कियां चला रही हैं अपने घरों से, वो, उसको मैं हुकूक नहीं मानता। जो प्रॉपर हुकूक हैं और जो प्रॉपर उनका सोशल कंडीशन है, शायद हमें अभी 25 साल लगेंगे वहां पर। हम्म। ये तो बहुत बात की बात है कि हमसे नीचे है हमसे ऊपर, हमें अभी 25 20 25 साल लगेंगे कम से कम उस जगह पे पहुंचने के। तो आप, ये सब रिलेटिव टर्म, आप कहेंगे कि फ्रांस में क्या हुकूक है, उसके मुकाबले हो सकता है कि कम हो, सर पे उनको एक पीस ऑफ क्लोथ जो है रखना पड़ा आजकल, हालांकि वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसमें भी जिनको मर्जी है वो पहने, जिनको नहीं मर्जी है वो ना पहने। मैंने मतलब अब इस बार देखा, डिपेंडिंग ऑफ कि आप ईरान, तेहरान के किस इलाके में या इस्फहान के किस इलाके में, ज्यादा आप अमीर इलाकों में हैं तो आपको 50 60% औरतें जो हैं वो नहीं मिलेंगी हिजाब में। आप मिडिल क्लास में आएंगे तो 70 60% औरतें हिजाब में मिलेगी, गरीब इलाके में और कंजर्वेटिव इलाके में आएंगे तो आपको 80% औरतें हिजाब में मिलेगी। तो वो डिपेंडिंग, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा है। वो जो हिजाब कानून, कानून अभी भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका वो नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। ईरान की मईशत पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि वहां पर इतनी पाबंदियों के बावजूद पर अब भी बड़ी तादाद में सड़कों पर कारें घूमती नजर आती हैं। इसकी वजह क्या है? नहीं देखिए, पाबंदियां तो तमाम लगी हुई है लेकिन एक बेसिक डेवलपमेंट जो है वो अश्योर किया गया है पिछले ये जो 47 साल में। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम चीजें, आप जब तेहरान वगैरह में घूमते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई साउथ एशिया में घूम रहे हैं, साउथ एशिया से किसी देश से कोई मुकाबला है। वो
मतलब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये कह सकते हैं कि यूरोप के जो थोड़े गरीब देश, यानी ईस्टर्न यूरोप के जो देश वगैरह हैं, उनके मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। ये नहीं है कि आपको कोई वो भारत जो है वो आपको वहां पे नजर आएगा। वो आपके किसी भी शहर से ज्यादा डेवलप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, चाहे वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के घर हों, चाहे वो हाईवेज हों, चाहे वो एक्सप्रेसवे। हम यहाँ अब बनाना शुरू किए एक्सप्रेसवे, पता नहीं कितने सालों से, और बेहतरीन क्वालिटी में है। मेट्रो वहां भी है। अब उनके पास शहर ही कम है, तो जाहिर है दो तीन शहर है तो दो तीन ही मेट्रो है। लेकिन जब जहां जहां भी शहर है वहां वहां मेट्रो है, और बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ मेट्रो का, बीआरटी कॉरिडोर है, वो तमाम चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वो उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब जब भी उस पर प्रेशर पड़ा है तो कोई ना कोई ऐसा भी देश रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई ना कोई हो, जो तेल उससे खरीदता रहा है। वो तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि उनका अपना इंडस्ट्रियल बेस है। अभी कुछ ही महीनों, रादर मैं बताऊं आपको, पिछले महीने ही, पिछले के पिछले महीने जनवरी में लाइडन यूनिवर्सिटी जो है उसने एक दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली थी। उसमें ईरान की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो 87 नंबर पे थी। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो 260वें नंबर। तो ये जो लोग समझते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये सैंक्शन से ये भी हुआ है कि कई चीजों में खुद मुख्तार हुए हैं, कई चीजों में वो दोनों दूसरों पर डिपेंडेंसी जो है उनकी खत्म हुई है। और साइंस और इन चीजों की पढ़ाई, इवन आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई हमारे यहाँ से बहुत बेहतर वहाँ पे होती है। तो कोई ये ना समझे कि ये कोई हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अगर किसी को ये मुगालते में है तो उसका ये भ्रम जो है वो खत्म होना चाहिए। ये थे सौरभ कुमार शाही साहब, जो जंग और ईरान के हालात पर रोशनी डाल रहे थे। बकौल साहिर लुधियानवी के कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामाइन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामानी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख और एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।